जैसा घटाटोप अंधेरा छा रहा है, सन्नाटा छा रहा है, उसमें ज़ाहिर-सी बात जी, है साहित्य ये हमारे साहित्य के अपना नेतृत्व के साथी थे, इनका नेतृत्व बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन जी, अब वो शायद उनका नहीं, लेकिन उनकी लेखनी हमें हमेशा नेतृत्व प्रदान करती रहेगी। इन साथियों को हम जी, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। अब चलते हैं जी, पटना, पानी शंकर जी। पानी शंकर जी, जिस तरीके से घटना दर घटना बदल रही है बिहार में भी, और बिहार में एक मजबूत तरीके का वो सरकार निकल के आई, लेकिन अब वो सरकार अपनी अंतर्द्वंदों से जूझ रही है। आप उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं पिछले सरकार की? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का, बिना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, यहाँ तक कि अमेरिका की अपनी कांग्रेस का भी बिना अनुमति लिए एक मतलब गली के गुंडा की तरह एक जाके एक देश के राष्ट्रपति को एबडक्ट किया, अपहरण किया गया और पूरी दुनिया देखती रही। सब लोग जानते रहे कि ये लगातार ये गड़बड़ कर रहा है। दरअसल पिछले साल नवंबर में 3 महीने पहले अमेरिका ने जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अपना जो बनाया उसमें है कि कोई दुनिया का किसी देश का नियम कानून को मानना नहीं है। सर्वसम्मत जो अब तक जो सहमति थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको धता बताते हुए वेनेजुएला में हुआ, उससे आप जान रहे हैं अगला टारगेट वो कह रहा है कि क्यूबा को करेंगे। उसके बाद कोलंबिया का नाम ले रहा है। ग्रीनलैंड के बारे में जिस तरह की भाषा एक अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है वो इससे एक क्रिमिनल और मर्डरर की भाषा कही जा सकती है। ठीक उसी तरीके से आपने सीरिया में बम्बार्डमेंट देखा, ईरान को लगातार धमकी दिल रही है। सबसे ज्यादा दुखद यह है कि आज उसने कहा है कि मार्को रूबियो को बोला है कि वो क्यूबा को देखने के लिए, क्यूबा पिछले 50-60 साल में जिस तरह क्रिमिनल ब्लॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब झेल रहा है, तमाम प्रतिबंध उस पर लगे हुए हैं दवाइयों को लेकर, जबकि इन इतनी विपरीत परिस्थिति के बावजूद। जी और सभी पैनलिस्ट को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन। ये पिछला सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, देश के लिए भी, प्रदेश की जनता के लिए भी, और खास करके मैं बात तो करूंगा कि मजदूर और किसान की भी बात करूंगा। तो मजदूर किसान का चूंकि मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो इसलिए स्पेशली उसी पे ही मैं ज्यादा अपने ध्यान अ, रखना चाहूंगा कि पिछला सप्ताह बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी सरकार और राज्य स्तर पर योगी सरकार, ये दोनों आमादा हैं कि किसी भी सूरत में हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को, इकाइयों को निजीकरण में ले जाएंगे। और इन्होंने बिल्कुल मंसूबा बांध लिया और इधर कर्मचारियों ने भी अपने कमर कस लिए। यहाँ बिजली कर्मचारियों ने बिल्कुल साफ-साफ यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि किसी भी सूरत में अगर सरकार ने संसद में बिजली विधेयक 2020 और 2025 को पेश किया और आनन-फानन इसको पास कराने का काम किया, तो वे अनिश्चितकालीन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल पर चले जाएंगे। तो एक अगर ये हड़ताल पे जाते हैं, तो दूसरा सबसे बड़ा दुखदाई ये होगा कि पूरे देश के अंदर किसान मजदूर इनके पीछे हो जाएगा और इनके साथ खड़ा होकर कंधे से कंधा मिलाकर के आंदोलन में उतर जाएगा। ये पूरी ताकत झोंक चुकी है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं इनकी बेशर्मी की तरफ ध्यान दिलाऊँगा कि उत्तर प्रदेश के भी अंदर लेबर कमिश्नर यहाँ पर हैं, मार्कंडेय शाही, उन्होंने घोषणा कर दी कि हम अप्रैल के महीने से नए श्रम कानूनों को दस्तूर लागू कर देंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसा या पहले तो ये था कि केंद्र सरकार का जो औद्योगिक विवाद अधिनियम होता था, वो अपना होता था और राज्य स्तर का जो बना हुआ था, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के नाम से ही था, उसमें भी काफ़ी चीज़ें चेंज थी। और राज्य स्तर के भौगोलिक दृष्टि से देखते हुए, उद्योगों की दृष्टि से देखते हुए उसमें कुछ काफ़ी परिवर्तन करके नए इसमें स्वरूप दिया गया था। लेकिन जो बाबा ने कह रखा है कि हम तो लागू करेंगे और मार्कंडेय शाही भी कह रहे हैं कि हम लागू करके रहेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसा कानून बना है केंद्र स्तर पर उसी को अक्षरशः वो यहाँ पर लागू करने का काम करेंगे। तो ये जो बेशर्मी के साथ और हठधर्मिता के साथ इसको लागू करने का काम हो रहा, तो यहाँ भी उसी तरीके से
मजदूर किसानों ने भी कमर कस रखी है कि कोई भी किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाएगा, हम सरकार को घेरने का, सरकार को पछाड़ने का, सरकार को घुटने टेकने के लिए आंदोलन पर उतर जाएंगे। तो ये जो अभी पिछले सप्ताह में ही अभी आपने देखा कि 9 जनवरी को दिल्ली के अंदर एक तय हुआ, बाकायदा कार्यक्रम तय हुए, प्रस्ताव पास हुए और 12 फरवरी की हड़ताल के लिए बाकायदा ऐलान कर दिया गया। और 16 जनवरी को मनरेगा के लिए यह निर्देश दिया गया कि ग्राम और ब्लॉक स्तर पर बाकायदा इसका विरोध किया जाए कि मनरेगा को हटा करके और नए जो कानून को लाया जा रहा है, जीवी राम करके उसको जीवी राम जी करके नाम कानून लेके आ रहे हैं, इसको भी हम उसका विरोध करते हैं। उसका कारण है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। एक तो ये कि बजट में कटौती कर दी गई जो मजदूरों को, मनरेगा के मजदूरों को मिलता था। दूसरा कारण सबसे बड़ा ये है कि ये दिखावे के लिए बोल रहे हैं कि हमने 100 दिनों की बजाय 125 दिनों की साल में गारंटी दी है रोजगार देने की। जब 100 दिन नहीं मिलते थे पूरे, तो कहां से ये रोजगार दे रहे थे? और अब 125 दिनों का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। ये भी बहुत खतरनाक है कि 125 दिनों का रोजगार कहां से आएगा, और बजट में आपने कटौती भी कर दी है। तो बजट में कटौती और 125 दिनों का रोजगार, ये पूरा छल कपट के साथ उतारा जा रहा है ताकि किसी भी सूरत में मजदूरों को वो पैसा ना मिले जो उसका मेहनताना मिलना चाहिए, जो उसको मानदेय मिलना चाहिए, जो न्यूनतम वेतन निश्चित होना चाहिए। बल्कि अब तो ये हो रहा है कि ये मजदूरों को, किसानों को दोयम दर्जे का समझ करके जो सरकार चल रही है, ये बिल्कुल उनके साथ अपने को ये पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं कि जिस तरीके से पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। पूंजीपतियों को खुली छूट दी जा रही है श्रम कानून ला करके। तो इसका भी हम लोगों ने बाकायदा विरोध करके और ये तय कर लिया है कि इनका काला चिट्ठा इस मजदूर किसान वर्ग के सामने रखा जाएगा, पर्चियों के द्वारा भी, और सभाएं करेंगे। उसका अलावा एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना एक और हम आज पढ़ रहे थे और आज सूचना आ चुकी है, मीडिया के द्वारा मिल चुकी है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति की पत्नी को इतना मारा है कि उसकी पसली तक टूट चुकी है, उसके चेहरे पर घाव के निशान है, कांख पर चोट के निशान है। ये घटना बताती है कि अमेरिका में किस तरीके से महिलाओं के साथ, और खास करके जब आप उसको कहते कि अभियुक्त है, आप खुद ही तय कर देते हो कि ये अपराधी है, तो कोर्ट का फिर कोई मसला नहीं रह जाता। कोर्ट में अब बाकायदा आप नौटंकी करेंगे। तो जिस तरीके से मारा गया, उनको घसीटते हुए लाया गया है कोर्ट के सामने, उससे ये साफ हो रहा है कि इनको जिंदा मार देने का काम हो रहा है। और इसकी चुनौती, उनको रिहा कराने की चुनौती जो दी है वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति ने, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कह दिया कि अब हम दो हाथ करने को तैयार हैं अमेरिका के साथ, और उसमें ग्रीनलैंड जो देश है उसने भी हाथ ताल ठोक दी है। उसके साथ साथ और भी दूसरे देशों ने ताल ठोक दी है। तो अमेरिका के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत आने जा रही है। और क्योंकि स्पेशली हम और कहें कि अमेरिका के अंदर ही, उनके संसद के अंदर ही उनका विरोध ट्रंप का होने लगा है। तो इन हालातों में देखते हुए हमें ये लग रहा है कि हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं। और तीसरे विश्व युद्ध का नजारा ये होगा कि महंगाई तो बढ़ेगी सभी देशों में, पूरी दुनिया में। उसके साथ साथ मजदूरों को, किसानों के अपने रोजगार, जो रोजगार के साधन है, वो भी खोने पड़ेंगे। बहुत बड़ा संकट अब पैदा होने जा रहा है, जिसको अभी तक हम केवल इजराइल और गाजा के बीच में देख रहे थे, जिसको अभी तक हम सीरिया और इजराइल के बीच देख रहे थे, अमेरिका के बीच देख रहे थे युद्ध के रूप में, जिसको हम रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के रूप में देख रहे थे, कंबोडिया, इंडोनेशिया के बीच हम युद्ध के रूप में देख रहे थे। वो खतरा अब पूरी दुनिया में छा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की हिटलर शाही की वजह से और नादिर शाही की वजह से इसका असर इंडिया पर भी पड़ने जा रहा है। और इंडिया पर इसलिए पड़ने जा रहा है कि जो यहाँ से उत्पादन का जो निर्माण किया हुआ उत्पाद है, जो प्रोडक्ट होता था और अमेरिका को जाता था, वो बंद होने जा रहा है। क्योंकि उन्होंने धमकी दे रखी पिछले हफ्ते में कि हम 500% टैरिफ लगाने जा रहे हैं
और वो भी खास करके भारतीय उत्पादों पर। तो ये भारतीय उत्पादों पे जो टैक्स अगर लगा टैरिफ का, तो ये निश्चित रूप से ये पक्का जान लीजिए कि यहाँ की इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएंगी। और जब कोलैप्स होगी, क्योंकि दूसरे देशों पे उनका कोई हमारा बहुत व्यापार का अच्छा साधन समझौता भी नहीं है, तो ये समझौता न होने वजह से इंडस्ट्री चौपट होगी तो मंदी भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, मजदूरों की छटनी होगी, मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। इन हालातों में इस देश के अंदर भी वही हालात होंगे जो हमने श्रीलंका में देखा है, जो हमने नेपाल के अंदर देखा है, और जो आने वाले देशों में देख रहे हैं, खासकर ईरान वगैरह में भी देख रहे हैं। तो ये आंदोलन की राह तो खुल चुकी है। अब चाहे वो इंडिया से होकर के निकलता हो या किसी अन्य देश से निकलता हो, लेकिन हालात तो बहुत बुरे होने जा रहे हैं। देश रसातल की तरफ जा रहा है, और हम तो ये कहेंगे कि रसातल में ले जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये सरकार जिम्मेदार है, और ऐसे दक्षिणपंथी सरकारें जिनके पास कोई भी आर्थिक नीति न होने की वजह से ये देश को चौपट करने में लगी हैं। धन्यवाद। चुके हैं आप ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल सेक्रेटरी हैं। हम चाहेंगे कि आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, अपनी बात पूरी करें। कह रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे जो चिंताजनक बात है कि जिस तरह से वेनेजुएला में हुआ, कोलंबिया को धमकी दी गई, कोलंबिया के राष्ट्रपति को मजबूरन अमेरिका जाना पड़ रहा है, और जो क्यूबा पूरी दुनिया में इंटरनेशनलिज्म का एक उदाहरण रहा है, क्यूबन डॉक्टर्स खासकर, चाहे कहीं बाढ़ हो, कहीं ज्वालामुखी फटे या फिर कहीं भूकंप आए, सबसे पहले दुनिया में क्यूबन डॉक्टर्स दिखते हैं। आप देखिए कि वेनेजुएला में जो राष्ट्रपति का अपहरण किया गया उसमें 32 क्यूबाई लोग शहीद हुए। ऐसे एक छोटा सा देश जो किसी के लिए खतरा नहीं है, लेकिन चूंकि सामाजिक आर्थिक स्तर पर एक नई व्यवस्था का मॉडल है, एक समाजवादी एक प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अमेरिका उसको टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं। दूसरी जो सबसे खतरनाक बात है, 200 साल पुरानी एक मोनरो डॉक्ट्रिन, इसमें अमेरिका लैटिन अमेरिका को जी, आपका नेट लग रहा है कि कितना फिर चला गया है। खैर, जो स्थितियां अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में है, जिस तरीके से दबाव बन रहा है इस पूंजीवादी और कारपोरेट पूंजीवादी व्यवस्था का, वो हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं, अपने देश में भी देख रहे हैं। मोदी जी भी घबराए हुए हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और उन्हीं के साथ साथ हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में या देश के पैमाने पर कांग्रेस ने मनरेगा के विरोध में वो विरोध करने का फैसला किया था, लेकिन कल जिस तरीके से कांग्रेस के यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सड़क पर घसीट के मारा गया, उनको गिरफ्तार किया गया, वह कहीं से भी मानवीय नहीं कहा जा सकता, कहीं से भी राजनीतिक परंपरा के वो खिलाफ ही है। और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से विद्रोह फैल रहा है, ब्राह्मण अलग अपनी गोलबंदी कर रहा है, ठाकुर अलग कर रहा है, कुर्मी अलग कर रहा है, तो इस तरीके से समाज को जो बांटने की कोशिश हो रही है, और उस बांटने की कोशिश में समाजवादी पार्टी के ऊपर बार बार लांछन लगाया जाता है कि ये लोग जातिवाद करते हैं और क्या करते हैं। और लेकिन अखिलेश यादव ने जिस बेहतरी के साथ इसमें वो नेतृत्व प्रदान करने का काम किया है, और खास करके अभी चर्चा का विषय बना हुआ है पीडीए पंचांग, समाजवादी पीडीए पंचांग। समाजवादी पीडीए पंचांग को लेकर के तमाम डपोरपंथी लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि ये तो पूरा तोड़ रहे हैं, इसको हिंदुत्व को और सनातन धर्म को प्रदूषित कर रहे हैं। लेकिन यह आंदोलन भी उत्तर प्रदेश के स्तर पर जन जन तक पहुंच रहा है, गांव गांव तक पहुंच रहा है, और ये सब लोग घबराए हुए हैं। और यही कारण है कि बिहार से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के और पूरे देश का जो माहौल बन रहा है, उस माहौल में स्थितियां बहुत ही विषम बनने जा रही हैं। आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनेगा, दुनिया का ये क्या नक्शा बनेगा, हमारे देश का क्या नक्शा बनेगा, अगर नेट ठीक हो गया हो आनंद शंकुर जी का, तो अपनी बात पूरी करें। अनिश जी। हाँ जी, तो वही मैं आनंद जी कह रहा था कि सबसे शर्मनाक है हमारा इतना, अपनी बात में तो भारत इतना बड़ा देश है जो गुटनिरपेक्ष देशों का नेता, अमेरिका का राष्ट्रपति लगभग डांटता है हमारे प्रधानमंत्री को। वो कहता है कि मैं खुश नहीं था, ये प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं,
लगातार वो ऑपरेशन सिंदूर के समय से वो लगातार बयान दे रहे हैं। अब तो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद नहीं किया तो उस पर 500% का टैक्स लगाया जाएगा। आपको याद होगा आनंद जी, लगभग यूपीए 1 में जो सरकार गिरी थी, कम्युनिस्ट पार्टियों ने जो समर्थन वापस लिया था, वो इसलिए कि वो अमेरिका के साथ रणनीतिक रिश्ते की बात है। उसी वक्त कम्युनिस्ट पार्टियों ने आगाह किया था कि ये जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनाया जा रहा है, ये भारत की अंततः संप्रभुता के साथ समझौता होगा। और आज 20 साल के भीतर हम उस आशंका को जो कम्युनिस्ट पार्टियों ने व्यक्त किया था वो हैरतअंगेज ढंग से सही साबित हो रही है। अब आप सोचिए, लोग कहता है इंदिरा गांधी की बात, इंदिरा गांधी की ये हैसियत थी कि निक्सन ने कहीं कहा है कि मुझे इंदिरा गांधी की आंखों में देखने से डर लगता था। ये भारत के प्रधानमंत्री का रुतबा था, और आज एक 2% का राष्ट्रपति इनको इस तरह से धमकी देता है। तो भारत ने विदेश नीति के मसले पर पूरी तीसरी दुनिया के देशों, उपनिवेशवाद विरोधी जो विरासत थी, आप फिलिस्तीन के मसले पर, जिसको महात्मा गांधी से लेके नेहरू से लेके सब लोगों ने, जिस इजराइल ने प्रधानमंत्री नेहरू को मारने की कोशिश की जब गाजा में हवाई पट्टी हुआ था, जिसने हमारे प्रधानमंत्री की हत्या का प्रयास किया, उसी देश को, इजराइल को भारत आज समर्थन। तो पूरा भारत में जो एक कंसेंसस था विदेश नीति के स्तर पर, उसको शर्मनाक बना के नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बना दिया गया है। बाकी चीजों की तरफ आपने बहुत अच्छा, हमारे साथियों ने कहा, यहाँ मनरेगा के अलावा घरेलू नीतियों के स्तर पर जिस तरह से कॉरपोरेट के पूरे इस तरह से शिकंजे में लग गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगता है कि अंबानी अडानी के भाड़े के रखे गए आदमी है वो, और अमित शाह। एक उस तरह का पूरा माहौल, एक इतनी बेचैनी, इतनी असहजता, इतनी छटपटाहट भारतीय समाज में जैसी अभी देखने को मिल रही है हर मोर्चे पर, जिसके बारे में शैलेंद्र शैली जी ने इशारा किया अपने वक्तव्य के शुरू में। उन्होंने जो बात की थी सांस्कृतिक, एक भयावह बेचैनी ऐसा बहुत कम हुआ है, और पूरी दुनिया में ये बेचैनी का हाल है। अब देखिए कि फिलिस्तीन का पूरा ध्वंस होता रहा, तमाम मुस्लिम देश तमाम चुपचाप देखते रहे, कोई कुछ नहीं कर सका। इसे बहुत जरूरी है कि भारत का जो लोकतांत्रिक जनमत है, डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, वामपंथी शक्तियां, समाजवादी शक्तियां, कांग्रेस के भीतर की जो लोकतांत्रिक शक्तियां, इस सब लोगों का एका हो, और ज्यादा से ज्यादा भारत जिन चीजों के लिए जाना जाता रहा है अब तक पिछले 100 साल 150 साल में, एक उपनिवेशवाद, उसको बचाना एक सबसे बड़ा संकट है। वरना एक तरीके से उसको कहे कि रद्दी की टोकरी में ये बेचा जा रहा है। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ आनंद प्रकाश तिवारी जी, कि पूरे भारत में संस्कृति से बातचीत हुई थी। पुराना एक ब्रेख्त की, जो बर्तोल्ट ब्रेख्त इतने बड़े कवि और नाटककार थे, तो वो कहा करते थे कि देखिए, फासिज्म से लड़ना है तो बहुत सारे दल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे बकरा को जब काटा जाता है तो रक्त देख के बहुत लोगों को परेशानी होती, ठीक वैसे ही जो कि आज जो लक्षण दिख रहा है, मूलतः इसको लाता है कौन? पूंजीवाद का जो मौजूदा इजारेदार जो है अंबानी अडानी, उसकी जरूरत है फांसी। तो पूंजीवाद के खिलाफ जब तक लड़ाई मजबूत नहीं होगी, तो फांसीवाद के खिलाफ भी जो लड़ाई है उसके खिलाफ, इसलिए सबसे दुखद है भारत में जो लिबरल सेंटर है वो ढह गया है पिछले 10 साल में। जो लिबरल लोग थे, डेमोक्रेटिक लोग थे, ठीक है भाई आप वामपंथी नहीं है, हम उधर भी नहीं, ये स्पेस खत्म हो गया है। तो अभी बहुत जरूरी लिबरल सेंटर को फिर से खड़ा करके और इन शक्तियों की गोलबंदी करके, और उसके संकेत आप देखेंगे कि जमीनी स्तर पर दिख रहा है। 12 फरवरी को जो आगामी हड़ताल हो रही है मनरेगा को लेकर या 4 लेबर कोड को लेकर के, पिछली हड़ताल हुई थी तो उसमें 24 करोड़ मजदूर शामिल हुए थे। भारत के इतिहास में इतने मजदूर आज तक कभी शामिल नहीं हुए, दुनिया में इतने मजदूर कभी। तो एक तरफ हमला है तो दूसरी तरफ एक उम्मीद भी है, और उम्मीद सबसे गरीब लोगों से आ रही है, किसानों से, मजदूरों से, पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों से आ रही है। इन शक्तियों के बीच एकता होनी चाहिए, उस मामले में बहुत कमजोरी है। मुझे लगता है कि अभी के समय में यही चीज, यही जो घात प्रतिघात है, आगे आने वाले समय को डिफाइन करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
और जाहिर सी बात है कि जो स्थितियां हैं और पिछले सप्ताह जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो अपने आप में बहुत भयावह हैं। अभी एक रिपोर्ट आ रही पिछले सप्ताह की कि भारत से खास करके हरियाणा पंजाब के नौजवान बच्चे रूस में जाकर के जबरन उन्हें सैनिक बनाया जा रहा है और उनको युद्ध की आग में झोंका जा रहा है। बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी शिक्षक प्रशिक्षण के उनको सीधे सीधे आग में झोंका जा रहा है। और आज 28 साल हो गए मुल्ताई में ये मध्य प्रदेश में एक किसान आंदोलन हुआ था। 26 लोग उसमें शहीद हुए थे। वहां पर भी एक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और वहाँ 28 साल उसको मनाए जा रहे हैं। हम उन क्रांतिकारी साथियों को भी अपना सलाम पेश करते हैं। और जी अजित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं तिवारी जी, एक चीज छूट गई है। वो छूट ये गई है कि एक तो पश्चिम बंगाल को लेकर के, एक जम्मू कश्मीर को लेकर के मैं बात छूट गई। पिछले हफ्ते में जो घटना घटित हुई है कि जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज में 42 स्टूडेंट्स चुने जाते हैं और 42 में से मैक्सिमम आपके मुस्लिम होते हैं जो मेडिकल एजुकेशन लेंगे और थोड़े से जो वो हिंदू होते हैं। इस आधार पर कि हिंदू कम कैसे हो गया, इसलिए उनको बाकायदा कॉलेज की मान्यता समाप्त कर दी गई। तो और इतना ही नहीं, उस खत्म होने से भाजपाई बाकायदा उन्मादी हो गए, बाकायदा वो डांस कर रहे थे, खुशी मना रहे थे कि कॉलेज बंद हो गया। आश्चर्य इस बात का है कि इस देश के अंदर केवल और केवल अंधभक्तों को पैदा किया जा रहा, अनपढ़ों को पैदा करने का सिस्टम बनाया गया है। यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। ये तो एक बात रह गई। दूसरी एक घटना घटित हुई, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने चुनौती दी ईडी और भाजपा को, वो केंद्र सरकार के लिए अब नाक में दम हो गया कि वो किस तरीके से निपटे कि ममता बनर्जी को घेरने का काम करे और चुनाव, आने वाले चुनाव में उसको परास्त करने का काम करे। अब उनकी सारी रणनीति फेल हो गई है। तो ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं कि एक तरफ देश को अशिक्षा की तरफ ले जाना, दूसरी तरफ वो चुनौती पेश करना एक लेडी के द्वारा, वो जो लेडी जिसने की पूरी भाजपा के नाक में दम कर दिया, अमित शाह की चलने नहीं दे रही है और ईडी को तो किसी सूरत में चलने का नहीं दे रही। और न्यायालय में भी उसके दोनों तरफ से वो मोर्चा बांधे हुए, चाहे वो सड़क का मोर्चा हो, चाहे वो कोर्ट का कानून का मोर्चा हो, दोनों तरीके से उसने चुनौती दी है। ये काबिले तारीफ है। इन दोनों घटनाओं को ये भी पिछले सप्ताह में घटित हुई है। धन्यवाद। निश्चित रूप से पिछला सप्ताह बहुत ही ज्यादा आक्रामक, बहुत ज्यादा संवेदनशील और बहुत ज्यादा क्रांतिकारी सप्ताह भी रहा है कई मायने में। और खास करके हम अपने उन विद्वत साथियों को, अपने नेतृत्व के साथियों को जो हमसे ससरी विदा दिए, हम उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और खास करके आज 12 जनवरी को 28 साल पूरे हो रहे हैं मुल्ताई के उस किसान आंदोलन को, जिसमें 26 लोग शहीद हुए थे। लेकिन जिस स्थिति में उस समय था मुल्ताई था, जिस स्थिति में उस समय किसान था, जिस स्थिति में उस समय की किसान समस्या थी, आज की तारीख में भी वो समस्या ज्यों की त्यों अपने आप में बरकरार है। कहीं से उसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है और हमारी सरकारें केवल जोड़ तोड़ में लगी हुई है। अपनी हम कैसे सत्ता प्राप्त करें, कैसे हम सरकार प्राप्त करें। और ममता बनर्जी जिस बहादुरी के साथ भिड़ी है, लड़ी है, लड़ने की कोशिश कर रही है और हमारे गृह मंत्री जी सीधा सीधा जैसे उसको चुनौती दे रहे हैं कि नहीं, अब उनको पता चलेगा हम तो बंगाल को कब्जा करके ही दम लेंगे। ये सारी चीजें बहुत ही भयावह है और हमारे जनतंत्र के लिए बहुत ही असंवेदनशील है। और यही स्थिति पूरी दुनिया के भी पैमाने में है। तो दुनिया में शांति स्थापित हो, इस कामना के साथ हम अपनी बात को समापन करेंगे कि ट्रंप भी जिस तरीके से घेरेबंदी कर रहा है पूरी दुनिया को और पूरी दुनिया को उलझाने की कोशिश कर रहा है, युद्ध की आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है, ये हम अपने बहुजन संवाद से और अपने भारतीय जनता की ओर से हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। शांति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि विकास का रास्ता शांति से ही बढ़ता है। विकास का रास्ता